सभी साथियों का नमस्कार। साथियों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आज जो राजनीति विज्ञान कक्षा 12 का जो पेपर हुआ उसको मैं आंसर सहित लेकर आ रहा हूँ। बिल्कुल एक्यूरेट सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनके आंसर भी आपको वहीं मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पीडीएफ की उसी के आधार पर हम आंसर बोलते जाएंगे। तो सारे प्रश्न हैं आपको लिखित में मिलेंगे और सटीक आंसर मिलेंगे। साथियों, मेरा जो नोट्स थे उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आए हैं। लगभग एक प्रश्न को छोड़ दें, जो दूसरा क्वेश्चन था उसको छोड़ दें, तो लगभग सारे क्वेश्चन ही वहीं से आए हैं और बड़े अच्छी तरीके से आए। तो अगर हम चर्चा करें इस पेपर पर कि पेपर कैसा था, तो पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था और स्कोरिंग था। आपको अच्छे नंबर, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आपके आए होंगे, मैं इसकी कामना करता हूँ। साथ में ये कि थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इसमें ब्लूप्रिंट का थोड़ा उल्लंघन जरूर हुआ है, उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। फिर भी ब्लूप्रिंट के अगर जो उल्लंघन हुआ उसकी भरपाई के रूप में हम देखें तो पेपर बहुत ईजी था और आपके लिए स्कोरिंग था और काफ़ी अच्छे नंबर प्राप्त हुए होंगे। अगर हम बात करें 80 में से 60-70 नंबर प्राप्त करना बहुत ही आसान था। अब हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न उत्तरों की। तो हम देखते हैं सबसे पहला प्रश्न था, आर्थिक न्याय का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ये सामाजिक और आर्थिक न्याय महिला आरक्षण वाले चैप्टर से आया है। वहाँ तो आर्थिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या था, आर्थिक असमानताओं को कम करना, यानी गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है उसको मिटाना। दूसरा जो क्वेश्चन आया, धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त देवत्व और आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र है। ये कथन किसका है, तो ये धर्म वाला जो चैप्टर था यूनिट नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 3 वहाँ से आया है। और ये पार्ट की शुरुआत का पहला ही स्टेटमेंट है, मेरे नोट्स में नहीं लिखा था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का ये कथन है। और ये उस किताब के जो लास्ट में जो एबीसीडी के प्रश्न उत्तर थे उसमें भी ये था। मार्क्स के अनुसार वर्ग से क्या आशय है, तो मार्क्स के अनुसार वर्ग से क्या आशय है कि मार्क्स के अनुसार जिन समूहों के समान ही तो उन्हें वर्ग कहते हैं, जैसे पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग आदि। मार्क्स द्वारा लिखित किन्हीं दो पुस्तकों के नाम लिखिए। मैंने आपसे कहा था कि आप किन्हीं दो पुस्तकों के नाम याद करके जाइए। दास कैपिटल, साम्यवादी घोषणा पत्र, बहुत सारी 8-10 किताबें थी, उनमें से किन्हीं दो पुस्तकों के आप नाम लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यही दो किताबें के नाम आप लिखें। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तो आंसर नरेंद्र मोदी। छठा क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये हो सकता है यहाँ से टेबल बनाकर क्वेश्चन आ जाए। आप विभिन्न पर्यावरण दिवसों को याद करके जाए। तो हम 5 जून को हमेशा प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो आंसर 5 जून। 7वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान को लिखित और निर्मित क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान न तो परंपराओं पर आधारित है और न ही मौखिक है। ये भारतीय संविधान सभा द्वारा लिखा गया है, जिसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, इसलिए भारतीय संविधान को लिखित और निर्मित कहा जाता है। बाल श्रम निषेध के लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को निषेध घोषित किया गया है और इसके तहत है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और जोखिम युक्त जो 13 स्थान थे वहाँ पर नियोजन यानी कार्य करने हेतु निषेध किया गया है और इसके लिए बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 भी बनाया गया है। तो आपको केवल भारतीय संविधान की बात कहा है तो हमें ये लिखना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को निषेध किया गया है, बस इतना ही लिखना था। 9वां क्वेश्चन में देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, तो 193 है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। आसियान का सचिवालय कहाँ स्थित है, आसियान का सचिवालय वो जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। तो ये एक नंबर के 10 क्वेश्चन थे। अब आते हैं 2-2 अंक के क्वेश्चन, तो वो 11 से 18 तक है 2-2 अंक के क्वेश्चन। शक्ति और प्रभाव में 2 अंतर लिखिए, तो मेरे जो नोट्स थे उनमें बिल्कुल ये दे रखे हैं टेबल के माध्यम से, तो हमें 2 आंसर लिखने हैं। शक्ति की प्रकृति दमनात्मक होती है जबकि प्रभाव की प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। शक्ति संबंधात्मक नहीं होती है जबकि प्रभाव संबंधात्मक होता है। समानता के 2 आधारभूत तत्व लिखिए, तो समानता के 2 आधारभूत तत्व देखें कि समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार हो, सभी को विकास के समान अवसर मिले, तो ये सभी समानता के। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, तो ये समानता के आधारभूत तत्व हैं। राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने हेतु 2 सुझाव दीजिए, तो राजनीतिक सहभागिता के बहुत सारे अभिकरण हैं, उनमें से किन्हीं 2 को लिखना है। तो मैं यहाँ पर 2 लेकर चल रहा हूँ, जन सुनवाई और परिप्रेक्ष्य। इनका है एक लाइन में बिल्कुल थोड़ा सा विस्तार भी करना है
कि सरकार के प्रतिनिधियों को जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुननी चाहिए, उनका निराकरण करना चाहिए। ये जन सुनवाई है। परिपरीक्षा में किसी सार्वजनिक विषय पर कानून बनाने के लिए जनता की इच्छा पूछना चाहिए। ऐसे भी आरंभक लिख सकते हैं, प्रत्याहन भी लिख सकते हैं, हम बात सकते हैं प्रचार अभियान, सविनय अवज्ञा। तो ये बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो हम लिख सकते हैं। पत्र व्यवहार, पत्राचार, ये सारी राजनीति सहभागिता की जो सारी बातें हैं, मैंने जो टेबल बनाकर दिखा था वो सारे आप लिख सकते हैं। 14वां, आपके अनुसार समाजवाद। आपके अनुसार समाजवाद में उपभोक्ताओं के हितों का नुकसान होता है, समझिए। तो समाजवाद के द्वारा उपभोक्ताओं के हितों का नुकसान कैसे होगा, तो काफ़ी ये घुमाकर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिया गया है। तो ये हम देखें तो इसको बड़ा ही आसान सा आंसर हो सकता है। थोड़ा सा हमें दिमाग पर जोर लगाना था कि समाजवाद में क्या था, उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का अधिकार हो जाने के कारण सभी को आवश्यकताओं के अनुसार वितरण होता था, कि जितनी आवश्यकता है उतना ही वितरण होता था, उतना ही उत्पादन होता था, जिसके कारण योग्य व्यक्तियों को है कार्य करने की प्रेरणा समाप्त हो जाती थी, कि सभी को है समान रूप से मिल जाता, उनकी आवश्यकता अनुसार मिल जाएगा। तो योग्य व्यक्ति सोचेंगे कि भाई अयोग्यों को भी मिल रहा है तो मुझे भी मिल जाएगा, इसलिए योग्य व्यक्ति है उनकी कार्य करने की प्रेरणा समाप्त हो जाती थी, जिसके कारण उनकी कार्य क्षमता है प्रभावित होती और उत्पादन कम हो जाता। जब उत्पादन कम होगा तो बाजार में वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचेगा। साथ ही वस्तुओं का उत्पादन राज्य द्वारा हो जाने पर राज्य ही ये तय करेगा कि कौन सी वस्तु का उत्पादन होना है या कौन सी वस्तु का उत्पादन नहीं होना है। इस कारण उपभोक्ता है अपनी मनवांछित विभिन्न तरह की जो वस्तुएं हैं वो खरीद पाने में सक्षम रहेंगे, सक्षम नहीं रहेंगे, उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपभोक्ताओं की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, जिससे उनके हितों को नुकसान होगा। 15वां देखें, वैश्वीकरण के लिए प्रौद्योगिकी उत्तरदायी है। तो काफ़ी बिल्कुल सटीक सा क्वेश्चन था। प्रौद्योगिकी कैसे उत्तरदायी है, कि बहुत सारे वैश्वीकरण के कारण हो सकते हैं, परंतु प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण कारण है। किस कारण, कि आज हम देखें प्रौद्योगिकी के कारण पूरा संसार एक गांव की तरह बन गया है। तो वो किसके कारण हुआ है, आज देखें टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट के आविष्कारों से क्या हुआ, पूरी दुनिया में संचार क्रांति का सूत्रपात हुआ है। उसके कारण है आज हमारे कोई विचार अभिव्यक्ति हैं एक विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में, या पूंजी हमारी है या वस्तु है या लोगों की आवाजाही है पूरे विश्व में है, बढ़ चुकी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संचार वैश्वीकरण के लिए प्रौद्योगिकी यानी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के 2 उपाय सुझाइए। काफ़ी साधारण क्वेश्चन था, तो 2 उपाय आपको बताने हैं कि आसपास का पर्यावरण कैसा रखे, हरा भरा रखे, वनों की कटाई पर है रोक लगाई जानी चाहिए। तो इसको आपको अपने शब्दों में लिखना था, ठीक है। 17वां देखें, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में किन को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया गया है, जिसमें कौन शामिल होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं होते, जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते। उसी प्रकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा है उनके भी निर्वाचित सदस्य, उनके भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। तो संसद और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। 18वां देखें, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया कठिन है। आपके मतानुसार भारत के संविधान में ये व्यवस्था क्यों की गई है, समझिए। तो ये भी काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछा है, परंतु है इजी तरह का, आपको केवल समझ पर आधारित है आंसर देना था कि भारत में संघीय व्यवस्था है, उसको बनाए रखने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होना अत्यंत आवश्यक है। तो संघीय व्यवस्था है, उसको बनाए रखने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होना जरूरी है, इसलिए न्यायाधीशों को हटाना बड़ा कठिन कर दिया गया है। और संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र कब होगी, जब वो बिना किसी भेदभाव, भय और दबाव के कार्य करेंगे। इसलिए न्यायाधीश बिना भय, भेदभाव, दबाव के कार्य कर सके, इसलिए उनको हटाने की प्रक्रिया है कठिन बनाई गई है, ताकि विधायिका है यानी संसद है वो उनको अपनी मन मर्जी से नहीं हटा सके और न्यायाधीश अपना निर्धारित कार्यकाल है पूर्ण कर सके। स्वतंत्रता के किन्हीं 4 प्रकारों का, यहाँ से जो है 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो थोड़े बड़े टाइप के होंगे। तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के विविध प्रकार में बहुत सारे 8-10 प्रकार थे, तो उनमें से आपको 4 प्रकारों का वर्णन करना है। किन्हीं 4 का कर सकते हैं, जैसे प्राकृतिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो मनुष्य को है कुछ अधिकार है जो मनुष्य को प्रकृति में जन्म लेने के साथ ही मिल जाते हैं, और उन अधिकारों का मनुष्य चाह कर भी किसी को हस्तांतरण नहीं कर सकता। ऐसे अधिकारों को हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। व्यक्तिगत अधिकार मतलब व्यक्ति को अपनी
निजी जीवन से संबंधित समस्त कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे वो क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, कौन सा धर्म ले माने, कैसे विचार हो, कैसी पसंदें हो, तो उन पर उनकी खुद की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसमें कोई बंधन नहीं होना चाहिए। हाँ, समाज के हित में बंधन जरूर लगाए जा सकते हैं। नागरिक स्वतंत्रता की बात करें कि एक देश का नागरिक होने के नाते उसको कौन सी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो ऐसी स्वतंत्रता वो देश का संविधान उसको स्वीकृत देता है, राज्य उसको संरक्षण प्रदान करता है। और नागरिक स्वतंत्रता है वो असीमित होती है और असीमित और निरंकुश नहीं होती है। नागरिक स्वतंत्रता न तो असीमित होती है और न ही निरंकुश होती है, और ये देश के न्याय द्वारा सुरक्षित होती है। और नागरिक स्वतंत्रता में हम कह सकते हैं कि नागरिक के तहत हम बात करें स्वतंत्रताएं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं दे रखी है वही सारी नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। जैसे कहीं घूमने फिरने, सम्मेलन करने, रोजगार करने, निवास करने, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, ये सारी स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रता तो राजनीतिक कार्यों में भाग लेने और राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी के लिए को हम क्या कहेंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। जैसे वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कोई भी सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति का ये अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, ये सभी राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। और भी अन्य तरह की स्वतंत्रता थी, आप उनका भी वर्णन कर सकते हैं। तो किन्हीं चार का वर्णन करना था। राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों की विवेचना कीजिए, तो यहाँ से हम देखें राजनीतिक तत्वों के संस्कृति के निर्धारक तत्वों की विवेचना की बात करें तो बहुत सारे पांच निर्धारक तत्व थे, उनमें से आपको चार का वर्णन करना था। जैसे इतिहास, किसी देश का इतिहास है वहाँ की राजनीतिक संस्कृति को निश्चित करता है। जैसे भारत का इतिहास कैसा था, शांतिवादी और लोकतांत्रिक था। इंग्लैंड का इतिहास वहाँ की राजनीतिक निरंतरता का परिणाम था। ठीक है, फ्रांस में विभिन्न क्रांतियां हुई तो वहाँ की राजनीतिक संस्कृति वैसी बन गई। दूसरा हम देखें धार्मिक विश्वास, तो विभिन्न देशों में विद्यमान बहुसंख्यक धार्मिक विश्वासों के आधार पर वहाँ की राजनीतिक संस्कृतियां निर्धारित होती है। जैसे भारत में देखें तो भारत में समन्वयवादी राजनीतिक संस्कृति है, क्योंकि बहुत सारे धर्म के अनुयायी भारत में रहते हैं। पाकिस्तान में देखें तो वहाँ पर अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है, इसलिए मुस्लिम धर्म आधारित ही वहाँ की राजनीतिक संस्कृति है, यानी जहाँ वहाँ की राजनीतिक संस्कृति मुस्लिम धर्म से प्रभावित है। अरब देशों की बात करें, मुस्लिम देश है, तो वहाँ की राजनीतिक संस्कृति मुस्लिम देशों से प्रभावित, मुस्लिम धर्म से प्रभावित है। इसी प्रकार हम पश्चिमी यूरोपीय देशों की बात करें, यूरोपीय देशों की बात करें तो वहाँ की राजनीतिक संस्कृतियाँ हैं वो ईसाई धर्म पर आधारित हैं और ईसाई जो विचारों से प्रभावित होती हैं। आगे हम देखें भौगोलिक परिस्थितियां। भौगोलिक परिस्थिति किसी देश की भौगोलिक परिस्थिति भी है वहाँ की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करती है। जैसे भारत जैसा विशाल देश है तो वहाँ की राजनीतिक संस्कृति अलग होगी यूरोप के छोटे छोटे देशों के बजाय। सामाजिक और आर्थिक परिवेश, विभिन्न देशों के जो सामाजिक और आर्थिक परिवेश हैं उनके अनुसार भी राजनीतिक संस्कृतियाँ अलग अलग होती है। जैसे समाज पढ़ा लिखा है उसी के अनुसार, ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वहाँ की राजनीतिक संस्कृति विकसित होगी, कम पढ़ा लिखा है तो विकासशील होगी, और बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं तो अल्प विकसित संस्कृति होगी। तो ये राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व थे। आगे देखते हैं राजनीतिक समाजीकरण के साधन के रूप में निम्न की विवेचना कीजिए। परिवार, शिक्षण संस्थाएं, तो मेरे ये जब बात करें कि मॉडल प्रश्नों में भी थे, काफ़ी प्रश्न मॉडल प्रश्नों में से आए हैं, ये भी शामिल हैं। तो परिवार के बारे में हमने लिखा था, आप इसको है कि परिवार में रहकर हमें सत्ता का बोध होता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए परिवार के साथ रहकर हम देखते हैं कि कैसे किसी के साथ सहयोग किया जाए और कैसे अपनी बातें मनवानी जाए। तो इसी के तहत हम परिवार के जैसे मुखिया का अनुसरण करते हैं तो वो बातें राजनीति में भी काम आती हैं। शिक्षण संस्था में देखें तो बालक जो परिवार से सीख कर आता है तो वहाँ पर विभिन्न परिवारों के लोग आते हैं और वो तो विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमियों से जुड़े होते हैं, तो फिर विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमियों की ये बातें उनको सीखने को मिलती है और उसका राजनीतिक ज्ञान और ज़्यादा विकसित होता है। तो ये था 22वां क्वेश्चन है, काफ़ी इजी था। संविधान, भारतीय संविधान में जो तत्व थे उनको आधार पर उनको सम्मिलित करना था। खंड ए और खंड बे में दे रखे थे। मूल अधिकार भाग 3 में थे, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में थे। विधि के समक्ष क्षमता अनुच्छेद 14 में लिखी गई। अस्पष्टता का अंत अनुच्छेद 17 है, यह अनुच्छेद 17 लिखा है, इसको आप करेक्शन करें। आपके मत अनुसार भारतीय संविधान में एकात्म व्यवस्था के कौन से लक्षण है, किन्हीं चार की विशेषता का विवेचना कीजिए। जहां विवेचना लिखा है उसमें थोड़ा सा आपको है
उसमें थोड़ा सा आपको है आप वर्णन करना है, तो ये आप ध्यान रखें। तो हम देखें कौन कौन से विशेषताएं थी। तो पहला देखें एक संविधान, एकात्म आरक्षण एक संविधान। तो राज्य और केंद्र के लिए दोनों के लिए एक ही संविधान है, दोनों ही सरकारें संविधान से शक्तियां प्राप्त करती है। इसके अलावा हम देखें शक्तियों का विभाजन है वो केंद्र के पक्ष में था कि केंद्र को 97 विषयों पर और राज्यों को 66 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था। समवर्ती सूचियों में जो विषय थे 52 विषय उन पर है सारा अधिकार किसको था, वो है दोनों सरकारों को था। परंतु विवाद की स्थिति में क्या होता था कि केंद्र सरकार का कानून ही प्रभावी होता था। अवशेष विषयों जो विषय ज्ञात नहीं हुए थे उन पर कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र सरकार को दिया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा है किसी भी महत्व वाले राज्य सूची के विषय पर है कानून बनाने का अधिकार भी केंद्र को दे सकती थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं शक्ति विभाजन केंद्र के पक्ष में था। इकहरी नागरिकता यानी देश के लोगों के लिए एक ही नागरिकता थी, वो थी भारत की नागरिकता, किसी को भी है राज्य की नागरिकता नहीं दी गई। जबकि संघीय देशों में है दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। एकीकृत न्यायपालिका, तो एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब है कि यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था है हमारी उसमें सर्वोच्च शिखर पर हमारा सुप्रीम कोर्ट है और उसके जो सारे जो न्यायालय हैं चाहे उच्च न्यायालय हैं या अधीनस्थ न्यायालय उसके अधीन होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश होता है वो सभी निचले न्यायालयों पर है, वो बाध्यकारी होता है। और साथ ही हम देखें उस न्यायालयों का जो निर्माण और गठन है वो केंद्रीय सत्ता द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एकीकृत न्याय व्यवस्था एकात्मक लक्षण को प्रतीक है। आगे हम 24वां क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या था। तो नीति निर्देशक तत्वों का महत्व हम देखें तो ये मेरे नोट्स में ये छूट गया था किन्हीं कारणों से, तो हम देखें तो ये भी काफ़ी इजी था। आप बाकी अन्य से हम देखें आप नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से भी आप इसके 4 बिंदु या महत्व के लिख सकते हैं कि ये शासन के लिए आचार संहिता है कि शासन के लिए आचार संहिता कैसे है कि इसके माध्यम से सरकारें हैं जो चुनाव में अपनी नीतियों का निर्माण करती है। जब चुनाव जीत जाती है तो फिर इन्हीं के तहत कोई कानून बनाया जाता है। तो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रख के ही कोई नया कानून बनाया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा, नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य था कि ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए जिसमें आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का समावेश हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लोक कल्याण को बढ़ावा देने वाले निर्देश हैं। शासन के मूल्यांकन का आधार, तो नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से है जनता शासन की सरकारों की सफलता और असफलता को जांचती है कि सरकारें कहाँ तक सफल हुई हैं या नहीं हुई है। संविधान के क्रियान्वयन में सहायक, संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को है क्रियान्वित करने में भी इससे सहायता मिलती है। तो ये इनका महत्व था। 5 महत्व देते हैं, उनमें से 4 आपको लिखने थे। आगे हैं जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध है। इस कथन के आधार पर जातिवाद के 4 नकारात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए। ये मेरे मॉडल प्रश्नों में भी था। तो हम देखें कि 4 जो विवेचना करनी है तो थोड़ा सा आपको उसमें थोड़ा विवरण करना है कि पहला, विभिन्न जातियों में परस्पर बंधुत्व एकता की भावना को हानि पहुंचाती है कि इसके माध्यम से है कि बहुत सारे जन आपस में विभिन्न जाति के लोग आपस में वैमनस्य बढ़ता है जिससे भाईचारा खत्म होता है और समाज की राष्ट्र की एकता बाधित होती है। समाज में संघर्ष और अशांति का उदय होता है कि आपस में जातियां अपने विभिन्न हितों के लिए एक दूसरे से लड़ेगी जिससे समाज में संघर्ष की स्थिति होगी और अशांति चारों ओर फैलेगी। चुनाव में योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा की जाति के आधार पर है, जहाँ पर ज़्यादा जिस जाति की ज़्यादा जनसंख्या उसी के आधार पर वहाँ पर उस जाति के व्यक्ति को चुनाव में टिकट देकर खड़ा किया जाता है, बाकी योग्य व्यक्तियों को है नकार दिया जाता है। तो योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा होती है। राष्ट्रीय हितों के बजाय जातीय हितों को प्राथमिकता दी जाती है कि यहाँ पर जातिवाद के कारण है राष्ट्रीय हित भूल जाते हैं, अपनी जाति के हितों के लिए प्रयास करते हैं, चाहे आरक्षण की मांग हो या विभिन्न तरह की योजनाएं अपनी जाति के लिए लाने की मांग हो, तो उसके माध्यम से केवल जाति हित को देखा जाता है, राष्ट्रीय हितों को भूल जाता है। तो ये थोड़ा सा इसका विवरण करना था। आपके मतानुसार है गठबंधन की राजनीति के कोई 4 लाभ बताइए। तो पहला लाभ देखें गठबंधन की राजनीति के कि पहला है कि शासन निरंकुश नहीं हो पाता है कि जब गठबंधन की सरकारें होती हैं तो शासन है अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। जैसे हम बात करें कि जो पहले की सरकारें थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी की सरकारें थी, राजीव गांधी की सरकारें थी, उनके पास में फुल बहुमत था तो वो अपनी मनमर्जी से शासन करते थे। जबकि 1990 के बाद की जितनी भी सरकारें हैं उनके पास में सारी गठबंधन सरकारें वो है अपनी मनमर्जी नहीं कर पा रही हैं।
अधिक योग्य लोग हैं मंत्रिपरिषद में भागीदारी होती है कि एक पार्टी की सरकार में जब किसी पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो एक पार्टी के लोग ही मंत्री बनते हैं, परंतु गठबंधन की सरकार में है विभिन्न दलों का है गठबंधन होता है, इस कारण विभिन्न दलों के जो है जो अच्छे प्रतिभावान या योग्य या सर्व स्वीकार्य जो नेता है उनको मंत्रिपरिषद में जगह मिलती है, जिससे मंत्रिपरिषद में योग्य व्यक्तियों का दायरा बढ़ जाता है। व्यापक जन समर्थन की बात करें कि गठबंधन में जितने ज़्यादा दल होंगे सरकार को उतना ही अधिक जन समर्थन मिलता है और सरकार की स्वीकार्यता बढ़ती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा बिंदु है। जैसे हम बात करें कि लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी को 31% वोट मिले, परंतु अगर एनडीए के वोटों की बात की जाए तो टोटल 38% वोट मिले थे। सशक्त विपक्ष का निर्माण चौथा कि अगर गठबंधन की राजनीति में हम देखें तो सरकार बनाने के गठबंधन के साथ साथ में आजकल विपक्ष में भी गठबंधन होता जा रहा है, जैसे और वो एकजुट विपक्ष है वो सरकार की मनमानी नीतियों के खिलाफ प्रभावशाली तरीके से विरोध या प्रतिरोध करने में सक्षम हुआ है। जैसे यूपीए गठबंधन की सरकार में एनडीए का विपक्ष था और आज एनडीए की गठबंधन की सरकार के समय यूपीए का विपक्ष है। आगे देखें 27वां क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस के सदस्य राष्ट्रों का नाम लिखिए और संगठन के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो सदस्य देश क्या थे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। तो कितने हो गए? ये 8 सदस्य हो गए। ठीक है, दक्षेस के उद्देश्य क्या थे? तो उसके उद्देश्य चार्टर के अनुच्छेद 1 में दिए गए हैं। तो आपको यहाँ से 4 उद्देश्य लिखने हैं। तो पहला है कि जन कल्याणकारी और जन कल्याण की बात और जीवन स्तर में सुधार की बात, सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करने की बात उद्देश्य था, सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य था, आपसी विश्वास और एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य था, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक तकनीक और वैज्ञानिक क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता में वृद्धि करना उद्देश्य था। अब आते हैं जो निबंधात्मक प्रश्न थे, यहाँ से आएंगे और ये 6 नंबर के थे। तो ये सारे हैं जो 28वां और 29वां 2-2 भागों में बंटा हुआ है, जबकि 30वां प्रश्न है वो सिंगल है क्वेश्चन है। तो पहला हम देखें कि गांधी जी के निम्न विचारों की विवेचना कीजिए, राजनीति का आध्यात्मिकरण और साध्य और साधनों की पवित्रता। तो ये मैंने आपको बताया था कि गांधी जी राजनीति और धर्म में है किसी तरह का वो भेदभाव स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं धर्म और राजनीति में घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यहाँ कहें कि एक ही कार्य के 2 नाम है, धर्म है, धर्म का उद्देश्य अन्याय अन्याचार और शोषण पर आधारित सामाजिक संबंधों में परिवर्तन लाना और न्याय की स्थापना करना है, और उसी प्रकार राजनीति भी इसी उद्देश्य की पूर्ति करती है। गांधी जी ने कहा कि सच्चा धर्म वही है जो मानव सेवा में संलग्न है और जो अहिंसा, प्रेम, सदाचार पर आधारित हो। इसी तरह गांधी जी ने राजनीति को भी मानवता पर आधारित माना। हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने राजनीति और गांधी जी के अनुसार धर्म और राजनीति दोनों ही नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए, यानी उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण करने की बात कही। इसी प्रकार साध्य और साधनों की पवित्रता में की बात करें तो ये भी मेरे मोस्ट क्वेश्चन में था। तो उसमें हम देखें कि गांधी जी ने कहा कि जैसे हमारे साध्य होंगे वैसे ही, जैसा हमारा साधन होंगे, तरीके होंगे कार्य करने के, वैसे ही हमारा साध्य होगा। उन्होंने कहा कि जैसे साधन होंगे वैसा ही साध्य होगा, अर्थात साध्य की प्रकृति साधनों की प्रकृति से निर्धारित होगी। उन्होंने साधन की तुलना बीज से की और साध्य की तुलना वृक्ष से करते हुए कहा कि जैसा बीज बोगे वैसा ही फल उगेगा, बबूल का बीज बोकर आम का पेड़ नहीं प्राप्त किया जा सकता। उन्होंने कहा साध्य और साधन एक सिक्के के 2 पहलू है जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। यदि हमारे साधन अनैतिक होंगे, गलत होंगे, तो साध्य चाहे कितना भी पवित्र क्यों नहीं हो वो भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि हम गलत रास्ते पर चलकर कभी भी सही मंजिलें नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो सत्ता भय और बल के आधार पर खड़ी हुई है वो लोगों के मन में स्नेह और आदर की भाव नहीं पैदा कर सकती। इसीलिए तो है गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को चौरा-चौरी कांड की घटना से स्थगित कर दिया, क्योंकि चौरा-चौरी कांड की घटना से हिंसा साधन के रूप में आगे कार्य करने लगी थी, यानी उनका लोगों का साधन क्या हो गया? हिंसा हो गया था। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन को भी स्थगित कर दिया। उदारवाद के विभिन्न रूपों की विवेचना करें तो 2 प्रकार थे उदारवाद के, परंपरागत उदारवाद और शास्त्रीय उदारवाद। तो आपको थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा करनी है। उदारवाद, परंपरागत उदार को चिरसम्मति या उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद भी कहते हैं, और ये इसको सर्वप्रथम लोक ने प्रस्तुत किया था। जॉन लोक को उदारवाद का जनक भी कहते हैं। परंपरागत उदार व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सीमित राज्य और मुक्त व्यापार का समर्थन कर पूंजीवाद का समर्थन करता है और राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है।
जिसके कारण इसका स्वरूप कैसा था, नकारात्मक था। और इसका कार्य हम कार्यकाल देखें 17वीं 18वीं शताब्दी तक था। और हॉब्स, लॉक, ह्यूम, स्पेंसर, स्मिथ, पेन, अमेरिका स्वतंत्र क्रांति, फ्रेंच क्रांति, ये इसकी क्या थे, विचारक थे, समर्थक थे। कुछ विशेषताएं आप इनकी लिख सकते हैं, एक एक दो दो जो मैंने बताई थी, तो सारी 4 4 5 5 आपको विशेषता लिखनी है। उसी प्रकार आधुनिक उदारवाद को भी आपको है कुछ इसका जो हेडिंग लगा के जो मैंने यहाँ बताया है उसके अनुसार आपको करके है इसकी भी कुछ विशेषताएं आपको लिखनी थी। 4 4 5 5 विशेषता आपको लिखनी इसकी थी। संसद के निम्न कार्यों की विवेचना कीजिए। तो संसद के निम्न कार्यों में हम देखें संविधान संशोधन करना और कार्यपालिका नियंत्रण, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन ये थे। संविधान संशोधन तो हम देखते हैं भारतीय संविधान द्वारा संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 368 के तहत। तो 2 तरह के संशोधन संविधान में कर सकती है। मूल रूप से हम देखें तो 3 तरह के संशोधन होते हैं, परंतु 368 में है 2 तरह का संशोधन है। पहला जो संशोधन है कि उपस्थित और मतदान करने वालों के साधारण बहुमत से, दूसरा उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 विशेष बहुमत से, और तीसरा प्रकार था उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन से। तो ये 3 तरह से क्या था, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की बात करें, परंतु आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 368 के तहत केवल 2 ही संशोधन है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यपालिका यानी सरकार अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, और भारत में संसदीय शासन प्रणाली अतः कार्यपालिका सामूहिक रूप से यानी संसद में लोकसभा जो जहाँ के लोग चुने हुए जाते हैं तो उसके प्रति उत्तरदायी होती हैं। तो भारत में संसद है कार्यपालिकाओं को निम्न प्रकार नियंत्रित कर सकती है, जैसे प्रश्नकाल में लिखित और मौखिक प्रश्न पूछ कर, शून्यकाल में बिना पूर्व सूचना दिए सार्वजनिक महत्व का प्रश्न उठाकर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा सार्वजनिक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करके, विशेषाधिकार प्रस्ताव द्वारा, निंदा प्रस्ताव द्वारा, काम रोको प्रस्ताव द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा है ये कार्य कर सकती है। राज्यपाल की निम्न शक्तियों की विवेचना कीजिए। कार्यपालिका शक्ति विधायी शक्ति है, तो हम बता सकते हैं राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति क्या थी, विधायी शक्तियाँ क्या थी। तो कार्यपालिक शक्तियाँ थे तो औपचारिक प्रधान होने के नाते राज्यपाल को निम्न शक्तियाँ प्राप्त थी, जैसे राज्य के मुख्यमंत्री, विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति करना, महाधिवक्ता की नियुक्ति करना, विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करना, विभिन्न राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति करना, राज्य विधान परिषद के कुल 1/6 सदस्यों का मनोनयन करना। विधायी शक्तियाँ में हम देखें विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने की शक्तियाँ, विधानमंडल में अभिभाषण की शक्तियाँ, विधानमंडल को संदेश भेजने की शक्तियाँ, और विधानसभा को विघटित करने की शक्तियाँ भी राज्यपाल को दी गई। इसके अलावा वो विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति दे सकता था, मना कर सकता था, या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोक भी सकता था, और विधानमंडल सत्र में नहीं होने पर वो अध्यादेश भी जारी कर सकता था। तो ये उसकी विधायी शक्तियाँ थी। अब हम देखें कि भारत की विदेश नीति का जो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन, और साथ में प्रश्न पूछा था भारत पाक संबंध। तो जाहिर सी बात है आप सभी ने भारत पाक संबंध की बजाय भारत की विदेश नीति की प्रमुख जो विशेषता थी उसका वर्णन का ही प्रश्न किया होगा। तो मैं इसका एक ही आंसर दूंगा, भारत पाक संबंध को हम चर्चा नहीं करेंगे। तो ये भी मेरे महत्वपूर्ण प्रश्नों में था। तो भारत की विदेश नीति की प्रमुख 6 विशेषता थी। उसमें पहली थी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, जिसके तहत विश्व के सभी राष्ट्र है मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहना, एक दूसरे का है सहयोग करना और युद्ध आदि से परहेज करना। ये बातें इसमें शामिल थी, क्योंकि हमारी जो गौरवशाली संस्कृति है वो जियो और जीने दो की अवधारणा में विश्वास करती है, वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा में विश्वास करती है। तो हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का समर्थन करते हैं। हम उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। यानी उपनिवेशवाद यानी क्या होता है कि किसी शक्तिशाली समृद्धशाली राष्ट्र द्वारा अपने हितों को साधने के लिए अन्य राष्ट्रों के संसाधनों पर बल द्वारा उपभोग करता है, जैसे ब्रिटेन द्वारा भारत को उपनिवेश बनाना। साम्राज्यवाद क्या होता है कि एक महत्वाकांक्षी राष्ट्र क्या होता है अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अन्य राष्ट्र को अपने अंदर अधीन करके उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, तो उसको साम्राज्यवाद कहते हैं। और हम दोनों ही ये जो दंश है भोग चुके हैं, और इसलिए हमने राष्ट्रों के स्वयं के निर्णय के अधिकार की वकालतें और की। और इसी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरोध स्वरूप भारत ने 1956 में स्वेज नहर के विवाद, उखाड़ी युद्ध आदि में अमेरिका के हस्तक्षेप से महाशक्तियों की प्रसारवादी नीति का सदैव विरोध किया। रंग भेद की नीति का विरोध, रंग भेद यानी किसी भी व्यक्ति के साथ में उसकी नस्ल और चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव नीति अपनाना रंग भेद है। और भारत के संविधान में हम देखें अनुच्छेद 15 में
जिसके तहत ही उसका विरोध किया गया है। दक्षिण अफ्रीका की जो नेशनल पार्टी की श्वेत सरकार ने 1948 में रंग भेद की नीति अपनाई, उसके कारण भारत ने भी उसका विरोध किया। अंततः 1994 में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति का उन्मूलन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सम्मान करना। भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सम्मान करता है और उनका समर्थन करता है। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश ने न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ बल्कि उसके विभिन्न अंगों के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए उसके विभिन्न कार्यों में, उसकी विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे राष्ट्रमंडल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यूरोपीय यूनियन, आसियान आदि का भी समर्थन किया है। पंचशील के सिद्धांत की बात करें तो भारत ने पंचशील के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए चीन के साथ में एक समझौता किया था। पंचशील का समझौता जो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाई एन लाओ के साथ में हुआ था, और जिसमें 5 सिद्धांत थे। पहला, एक दूसरे की अखंडता और प्रभुता का सम्मान करना। दूसरा, परस्पर अनाक्रमण करना। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। समानता का भाव रखना। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। इसके अलावा जो छठा है गुट निरपेक्षता का, तो गुट निरपेक्षता की नीति भारत ने स्वतंत्रता के बाद में अपनाई, जिसके तहत भारत ने न तो शीत युद्ध में भाग लिया, न ही शक्ति गुटों का सदस्य बना। और इसके तहत भारत सीटो, सेंटो, नाटो और वार्सा से उसने बड़ी उचित दूरी बनाए रखी। गुट निरपेक्षता का आशय क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के किसी भी सैन्य गुटों के साथ द्विपक्षीय संबंध के आधार पर सैनिक समझौते में भाग नहीं लेना गुट निरपेक्षता है। तो ये भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं थी। इसके अथवा में जो भारत पाक संबंधों का वर्णन आया था, तो जाहिर सी बात है ये सभी ने ये भारत की विदेश नीति के प्रश्न वाला किया होगा, तो हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लेंथी और बड़ा है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका क्या इसको राय कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।